तभी विहान विक्रांत को किसी को कार के अंदर प्यार से बैठाता हुआ देखता है तो विहान अपने कार का डोर खोल देता है। वही रचना कार के अंदर जा बैठने लगती है और विहान उस तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, विक्रांत किसी लड़की का केयर कर रहा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। अपने आप में ये कहने के बाद वो ड्राइविंग सीट पर जा बैठ जाता है। कुछ वक्त बाद विक्रांत अनाया को और विहान रचना को उनके घर ड्रॉप कर देता है और खुद निकल जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। रात का 10 बज गए थे। अग्निहोत्री मेंशन में डिनर के बाद सभी अपने रूम चले गए थे। अनिरुद्ध मोक्ष के रूम के पास जाता है। दरवाजा थोड़ा खुला था तो अनिरुद्ध नॉक ना कर दरवाजा पूरा खोल देता है। तभी मोक्ष का नजर दरवाजे पर जाता है और वो झट से अपने हाथ में पकड़ाई डब्बा बंद कर तकिए के नीचे रख कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अनिरुद्ध देखा तो था मोक्ष कुछ उससे छिपाने का कोशिश कर रहा है पर वो इस बारे में कुछ सवाल नहीं करता है। अनिरुद्ध मोक्ष के पास आ कहता है, बस देखने आया था, तुम सो गए हो या जागे हो? अनिरुद्ध की बातें सुन मोक्ष कहता है, ओह। बस इतना कहने के बाद वो नीचे देखने लगता है। तभी अनिरुद्ध मोक्ष को देखता है फिर कहता है, मैं आज तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। ये सुन मोक्ष अपने चेहरे को उठा झट से सवाल करता है, पर क्यों? मोक्ष के सवाल को इग्नोर करते हुए वो दूसरे तरफ जा लेट लाइट बंद कर देता है तो मोक्ष अनिरुद्ध को देखने लगता है। तभी अनिरुद्ध अपने आंखों को बंद रखे हुए कहता है, बहुत दिनों से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ, बस इसलिए अब सो जाओ। अनिरुद्ध का ऐसा जवाब सुन मोक्ष को भी याद आता है। अनिरुद्ध के रूम का लाइट पूरी रात तक जला हुआ रहता था। वो याद आते ही मोक्ष कुछ न आगे कह लेट जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है पर अनिरुद्ध का उसके करीब होना बेचैन कर रहा था। धीरे धीरे ये रात बीतने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। अनिरुद्ध का नींद जल्दी ही खुल जाया करता था। अनिरुद्ध अपने सीने पर मोक्ष के हाथ को महसूस करता है तो उसके होंठों पर मुस्कान आ जाता है। फिर वो अपना आंखों को खोल मोक्ष को अपने बाहों में देखता है और उसका सिर बिल्कुल उसमें घुसा सा देखता है तो उसके होंठों का मुस्कान बड़ा हो जाता है। पर तभी उसे उस बॉक्स का याद आता है तो वो धीरे धीरे उठ मोक्ष के हाथ को अपने सीने से हटा अपने हाथ को आगे बढ़ा तकिए के नीचे डाल छोटे से बॉक्स को निकाल उसे खोल देखता है और उसे देखते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उस बॉक्स के अंदर जले हुए पेपर्स थे। अनिरुद्ध उस पेपर्स को देखने के बाद उस बॉक्स को बंद कर उसे तकिए के नीचे वापस रख बेड से उठ गुस्से में अपने कमरे में जा अपने असिस्टेंट चिराग को फोन करता है तो चिराग, जिसका नींद अब तक खुला नहीं था प्रॉपर्ली, वो आधे नींद में ही अपने फोन को अपने हाथ से टटोल कर अपने हथेली में ले कॉल बिना देखे रिसीव कर लेता है। फिर अपने कान में लगा कहता है, हेलो। तभी अनिरुद्ध गुस्से में चिल्ला कर कहता है, 15 मिनट में यहाँ आओ। अनिरुद्ध के गुस्से से भरे दहाड़ को सुन चिराग उठकर बैठ जाता है और कुछ कहने की हिम्मत करता इससे पहले ही अनिरुद्ध फोन कटकर जमीन पर फेंक देता है और गुस्से में बेड पर बैठ जाता है। फिर अपने चेहरे पर हाथ रख अफसोस से भरे आवाज में कहता है, जिसका डर था वही हुआ, मैं कैसे मोक्ष को सब एक्सप्लेन करूं? वो परेशान हो ये सब खुद में कह रहा था। वही दूसरी तरफ जय का नींद खुलता है और वो अपने रूम से बाहर आता है तो देखता है विराज नाश्ता बना रहा है तो वो अपने भाई के पास जा कहता है, भैया मैं ये सब कर लूंगा। ये सुन विराज मुस्कुरा कर कहता है, जरूरत नहीं है, वैसे मुझे दादी के लिए कुछ सादा खाना बनाना है तो तुम दुकान जा साबूदाना ले आओगे। ये सुन जय मुस्कुरा कर कहता है, ओके भैया। इतना कह जाने को था तभी विराज कहता है, टेबल पर मेरा पर्स है। विराज के इस बात पर जय, ठीक है भैया कहता है और वहां जा पर्स से पैसे ले शॉप जाने के लिए निकल जाता है। घर से बाहर निकल शॉप में जा वो सामान ले लेता है। फिर घर जाने के लिए मुड़ता है तभी सामने उसे आदित्य नजर आता है। आदित्य को देख जय थोड़ा घबरा जाता है पर इतने वक्त के बाद आदित्य को देख उसे बहुत अच्छा लगता है। वही आदित्य जय के हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है तो जय अपने नर्वस आवाज में सवाल करता है, ये क्या कर रहे हो आप? आदित्य सवाल को इग्नोर कर अपने कार के पास आ कार का दरवाजा खोल अपने कोल्ड आवाज में कहता है, अंदर बैठो। ये सुन जय अपने नजरे को झुका कहता है, नहीं बैठूंगा। जय का जवाब सुन आदित्य गुस्से से भरी नजर से जय को देखता है और कहता है, जय भूलो मत जब तुम्हारा सो कॉल भाई नहीं आया था तब मैं था जो तुम्हारा हेल्प किया था। आदित्य की बातों को सुन जय अपने नजरों को उठा आदित्य के नजर से मिला अपने कठोर आवाज में कहता है, हेल्प नहीं था वो डील था, पैसे के बदले मेरा शरीर जिसे आपने पूरा इस्तेमाल किया है और आपको ये हेल्प लगता ना तो आपके इस हेल्प के बदले जो दर्द मैंने सहा है उसका एहसास आपको कभी नहीं होगा क्योंकि आप इंसान को इंसान कहाँ समझते हैं। आपके लिए तो हर इंसान खिलौना है जिससे आप जैसे मर्जी वैसे खेलना चाहते हैं। अपने बात को कहने के बाद गुस्से में जय जाने लगता है। वही आदित्य बस जय को जाता हुआ देखने लगता है। फिर जय उसके आंखों से ओझल हो जाता है तो आदित्य गुस्से में कार के अंदर जा बैठ कार की स्टीयरिंग पर अपने हाथ जोर से मार आदित्य चिल्लाता हुआ कहता है, जय तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझसे ऐसे बात करने का?
आदित्य गुस्से में पागल हो रहा था। वही जय जब रोड पर चल रहा था तो उसके आंखों से आंसू बहे जा रहा था, पर वो बार बार अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए अपने गोरे से प्यारे चेहरे को लाल कर चुका था। कुछ देर बाद जय अपने घर के अंदर आ किचन जाता है और सामान रख देता है। तभी मुस्कुराते हुए विराज जय के तरफ देखता है, पर उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। जब वो जय के लाल चेहरे और नम आंखों को देखता है तो वो झट से चिंता से भरे आवाज में सवाल करता है, क्या हुआ जय, तुम रो रहे थे क्या? किसी ने बाहर कुछ कहा या किया? बताओ मुझे। विराज के सवाल को सुन जय कहता है, नहीं भैया, मेरे आंखों में बस कुछ चला गया था। जय ने अपने मासूमियत से भरे आवाज में झूठ कह दिया, पर उसके झूठ को विराज पकड़ चुका था, पर कोई आगे सवाल नहीं किया और बस अपने हाथ को जय के सिर पर रख प्यार से कहता है, कुछ भी हो तो अपने भाई को तुम खुलकर बता सकते हो। जब विराज इतने प्यार से ये कहा तो जय अपने नजरों को उठा हल्का सा मुस्कुरा दिया। तो विराज दादी माँ के लिए कुछ लाइट बनाना शुरू कर देता है और कहता है, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, फिर साथ नाश्ता करते हैं। ये सुन जय कहता है, ओके भैया। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध बेड पर गुस्से में बैठा था और चिराग अपने सिर को झुकाए सामने खड़ा था। अनिरुद्ध के गुस्से को देख चिराग हकलाते हुए आवाज में कहता है, सर, मैं सर्वेंट को ऑर्डर दे दिया था, फिर मैं चला गया। चिराग की बातों को सुन अनिरुद्ध अपने कठोर आवाज में कहता है, ऑर्डर देकर चले गए? इतना कहने के बाद अनिरुद्ध खड़ा हो गुस्से में चिराग के गले पर हाथ रख दिया तो चिराग की सांसें दबने लगती है। तभी अनिरुद्ध गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मैं कहा था ना, गलती नहीं होना चाहिए। ये सुन चिराग कहना तो चाहता था कुछ, पर गले दबने के वजह से कुछ कह नहीं पा रहा था। फिर अनिरुद्ध उसके गले को छोड़ अपने कठोर आवाज में कहता है, अपने पोस्ट से रिजाइन दे दो, क्योंकि मैं तुम्हें फायर करके तुम्हारा करियर खराब नहीं करना चाहता हूँ। चिराग गला छूटते ही कहने लगा था, पर जब ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है। चिराग अपने घुटने के बल अपने हाथ जोड़ कहता है, सर, मुझे सजा दे दीजिए, पर मुझे फायर मत कीजिए। मेरे डैड को पता चलेगा जिस फैमिली के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी लगा दिए, मेरे एक गलती के वजह से। इतना कहने के बाद वो रुक जाता है और अपने सिर को झुका लेता है, फिर उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है। जब चिराग को इस तरह अनिरुद्ध देखता है तो कहता है, खड़े हो जाओ और आगे से ध्यान रखना, जैसा कहूँ वैसा होना चाहिए। ये सुन चिराग खड़ा हो ओके कह एक बार फिर माफी मांगता है तो अनिरुद्ध उसे जाने को कह देता है, तो फिर वो चला जाता है। चिराग के जाने के बाद अनिरुद्ध सिगरेट जलाते हुए बेड पर बैठ जाता है और सिगरेट के कस लेते हुए उदासी से भरी आवाज में खुद से कहता है, एक ना एक दिन ये बात तुम्हें पता चल ही जाता, मुझे पता था, पर इतनी जल्दी इसका अंदाजा नहीं था। इतना कहने के बाद कुछ देर खामोशी से सिगरेट के कस लेने के बाद कहता है, मुझे एहसास तो हो रहा था, पर शायद मैं मानना नहीं चाहता था। अनिरुद्ध खुद में इतना कह अपनी आंखों को बंद कर लेता है। एक महीने बाद शाम का वक्त हो रहा था और आदित्य अपने केबिन में बैठा होता है। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और अवनी केबिन के अंदर आती है और आदित्य के पास जाती है, तो आदित्य अवनी को देख अपने होंठों पर दिखावटी मुस्कान ले आता है। वही अवनी आदित्य के पास जा कहती है, कल हमारी एंगेजमेंट है। ये सुन आदित्य अवनी का हाथ पकड़ अपने गोद में खिंच कहता है, मुझे पता है। आदित्य इस एक महीने में अवनी के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा था। अवनी आदित्य के अंदर आए चेंजेस को देख कहती है, आदित्य, तुम सच में मुझे पसंद करने लगे हो या फिर? इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही आदित्य उसके चेहरे पर अपने हाथ रख अपने अंगूठे को उसके होंठों पर रब करते हुए कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ये सुन अवनी आदित्य के साथ बिताए हर लम्हे को याद करती है। जब दोनों छोटे थे तो अवनी से कोई दोस्ती करने नहीं आता था, क्योंकि डैड का माफिया से कनेक्शन है। ये सब न्यूज फैला था जिस कारण सभी उससे दूरी बना रखते थे, पर एक अकेला आदित्य था जो उससे दोस्ती किया था, उसे हमेशा सपोर्ट करता था। उसे जब भी जरूरत होता तो आदित्य उसके पास होता। पास्ट को याद करने के बाद अवनी आदित्य के हाथ को पकड़ दूसरे हाथ को आदित्य के चेहरे पर रख कहती है, खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे तुम पर। अवनी की बातों को सुन आदित्य अपने मन में कहता है, तुम्हारा ये भरोसा बहुत जल्द तुम्हें बर्बाद कर देगा अवनी। आदित्य अपने मन में इतना कहता है, वही अवनी उसके होंठों पर अपने होंठ टिकाने को थी, पर आदित्य उसे रोक कहता है, अवनी, मैं इस खूबसूरत एहसास को शादी की पहली रात तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। आदित्य उसे रोका था तो अवनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, साथ ही आदित्य के बर्ताव पर शक हुआ था, पर जब आदित्य इस बात को कहता है तो अवनी के होंठों पर मुस्कान आ जाता है और वो आदित्य के गले से लग जाती है। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है तो अवनी आदित्य दोनों केबिन डोर की तरफ देखते हैं। सामने निया खड़ी थी। अवनी को आदित्य के बाहों में देख निया कहती है, सॉरी, बिना नॉक किए मैं डोर खोल दी। इतना कहने के बाद वो जाने को थी, तभी अवनी कहती है, निया, तुम अपनी औकात हर बार भूल जाती हो।
ये सुन नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो कुछ न कह जाने के लिए कदम बढ़ाती है। तभी अवनी कहती है, आदित्य अब तुम्हें इन लड़कियों की क्या जरूरत है। ये सुन नेहा के कदम रुक जाते हैं। वही अवनी आगे कहती है, अब तुम्हारे पास बहुत जल्द तुम्हारी वाइफ होगी, प्लीज अब सिर्फ अपना सब कुछ मेरे नाम कर दो। अवनी की बातों को सुन आदित्य कहता है, क्यों नहीं। आदित्य के इस बात को सुन नेहा जाने लगती है। तभी अवनी खड़ी हो कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं जाती हूँ। तो आदित्य ओके कह देता है तो अवनी जाने लगती है। अपने तेज कदमों के साथ नेहा जो एलिवेटर के अंदर गई ही थी, बंद होने से पहले एलिवेटर के अंदर अवनी चली जाती है और नेहा के तरफ देख कहती है, नेहा आदित्य ने मुझे आज तक नहीं छुआ क्योंकि वो मुझे तुम जैसी गिरी हुई लड़कियों में नहीं करता था। अवनी की बातों को सुन नेहा उसे देख हंसते हुए कहती है, शायद पर मुझे ये भी भरोसा है वो तुमसे प्यार तो नहीं करता है। नेहा के इस बात पर अवनी गुस्से में नेहा को देख कहती है, वो मुझसे प्यार करता है, समझ आया तुम्हें। अवनी के चिल्लाने पर नेहा अपने कान बंद कर कहती है, मुझे सुनाई देता है, चिल्लाने का जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ को नीचे कर आगे कहती है, और हाँ तुम्हें अगर लग रहा होगा उसके शादी या प्यार या मेरे पास ना आने से मुझे कुछ फर्क पड़ेगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मेरा यूज कर रहा था और मैं उसका। एलिवेटर खुल जाता है तो नेहा अपने बात खत्म कर निकल जाती है। वही दूसरी तरफ कल मोक्ष का आखिरी पेपर था और उसे जवाब मिल चुका था और इन दिनों अनिरुद्ध भी उसके पास बिल्कुल नहीं आया था। जब से रीजन अनिरुद्ध को पता चला था वो मोक्ष से दूरी बना लिया था ताकि मोक्ष के आंखों में वो अपने लिए नफरत ना देखे। एग्जाम के अगले दिन ही उसे अमेरिका के लिए निकलना था और सब कुछ म्यूजिक स्टूडियो की तरफ से हो चुका था। बस कल एग्जाम के बाद मोक्ष सभी को ये बात बताने वाला था। तो मोक्ष पढ़ाई पूरा करने के बाद अपने सामान को पैक करने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, रात का वक्त हो जाता है। अग्निहोत्री मेंशन में सभी डिनर के लिए बैठे होते हैं अनिरुद्ध को छोड़कर। इस एक महीने में अनिरुद्ध बहुत कम ही बार रात का डिनर साथ किया था। अनिरुद्ध का ना मेंशन में आना और मोक्ष के खामोशी से सनाया और अनुराग को सब समझ आ रहा था। वही अनाया को भी कुछ सही नहीं लग रहा था पर वो कुछ पूछ नहीं सकती थी। वही दूसरी तरफ माही पढ़ते हुए बस विराज के बारे में सोच रही थी। विराज का जादू माही पर होने लगा था पर माही ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो अगर विराज से प्यार करने लगी है मतलब जय का कहा बात सही था। जो वो जय के लिए फील करती थी वो बस अट्रैक्शन था, पर क्या अब जो वो फील कर रही है वो प्यार है या विराज का उसके लिए इतना कंसर्न होना उसे उसके तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। माही खुद में खोई थी। वही दूसरी ओर रचना और जय अभी तक साथ पढ़ रहे थे। तभी विराज जय और रचना को खाने के लिए बुलाने आता है तो दोनों चले जाते हैं। फिर रचना टीवी ऑन कर देती है और टीवी देखते हुए तीनों डिनर करने लगते हैं। तभी विराज बिजनेस न्यूज में लगाता है तो रचना क्यूट सा मुंह बना कहती है, भैया हर वक्त आप बिजनेस न्यूज क्यों देखते रहते हो। वो इस शिकायत को करने के बाद कार्टून वापस से लगाने की जिद करने लगती है। तभी न्यूज में आदित्य के एंगेजमेंट का न्यूज आने लगता है, जिसे देख रचना जिद करना बंद कर देती है। वही जय ये देख टूट सा जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती है। वही अपने भाई को देख विराज जल्दी से कार्टून लगा देता है। तभी रचना कहती है, भैया वापस न्यूज लगाए ना, क्या सच में आदि भैया का एंगेजमेंट होने वाला है। पर माही कुछ बताई क्यों नहीं। रचना की बातों पर विराज टीवी बंद कर कहता है, खाते टाइम टीवी नहीं देखना चाहिए। विराज के इस बात को सुन अपना मुंह बना रचना खाते हुए कहती है, आपने ही तो टीवी स्टॉप किया था। रचना की बातों को सुन विराज उसे सख्ती से थोड़ा देखता है तो रचना कहती है, ओके ओके मैं शांति से खाना खा रही हूँ। वही जय के गले से खाना ही उतरना बंद हो गया था। दूसरी तरफ नेहा के घर का बेल रिंग बज रहा होता है तो नेहा दरवाजा खोल देती है। सामने आदित्य खड़ा था जो सिगरेट की कस ले रहा था। तभी नेहा उसे देख कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो। इस सवाल को सुन आदित्य अंदर आते हुए कहता है, अवनी की बातों पर ध्यान मत दो। अपने बात को कहते हुए वो अंदर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। तभी नेहा आदित्य के पास आ खड़ी हो जाती है पर कुछ कहती नहीं है। तभी आदित्य कहता है, बैठ जाओ। ये सुन नेहा बैठ जाती है। तभी आदित्य सिगरेट बुझा कहता है, क्यों आई थी तुम। इस सवाल को सुन नेहा कहती है, वो मुझे तुम्हारे बैक सपोर्ट की जरूरत थी पर अब नहीं है। इस बात को सुन आदित्य नेहा के तरफ देखता है और कहता है, मैं अवनी से शादी नहीं करने वाला हूँ, बस मुझे किसी रीजन की वजह से प्रिटेंड करना पड़ रहा है तो आज जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। ये सुन नेहा कहती है, मुझे क्यों बता रहे हो, वैसे भी मैं बस एक मिस्ट्रेस हूँ, जिससे प्यार करते हो उसे एक्सप्लेन करना। इतना कहने के बाद नेहा आदित्य की तरफ देखती है। तभी आदित्य कहता है, मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ और ना ही कभी करूँगा। आदित्य जब ये बात कहता है तो नेहा कहती है, आदित्य तुम अपने फीलिंग्स को समझो, अगर तुम आज नहीं समझोगी तो जिंदगी भर तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। नेहा की बातों को सुन आदित्य नेहा की तरफ देख कहता है, तुम तो अपने फीलिंग्स को समझ रही ना,
फिर भी पछता रही हो। मुझे पता है यू लव मी बट आई डोंट लव यू। आदित्य के इस बात पर निया मुस्कुराते हुए कहती है, प्यार दोनों को हो, जरूरी नहीं आदित्य और मुझे प्यार हुआ पर मुझे तुमसे प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके आंखों में किसी और के लिए प्यार दिखे उससे प्यार का भीख मांगने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर आदित्य तुम अपने फीलिंग्स को ना समझकर खुद को तकलीफ दे रहे हो। तुम भले अपना हर रात नई लड़कियों के साथ बिता लो पर तुम्हें सुकून उसके पास ही मिलेगा जिससे तुम प्यार करते हो। आदित्य तुम इतने सालों से मेरे साथ इंटीमेट हो रहे हो पर तुम्हें क्या वो सुकून मिला है मुझसे? अपने बात को कहने के बाद जब निया सवाल करती है तो आदित्य निया की तरफ देखता है। तभी निया आदित्य के हाथ को पकड़ कहती है, आदित्य मेरी औकात तुम्हारे सामने बोलने की नहीं है पर मैं फिर भी चाहती हूँ तुम खुश रहो, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ। जिंदगी गुजारना आसान है पर अपनी जिंदगी में खुशी को लाना मुश्किल है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। निया अपने बात को कहने के बाद आदित्य का हाथ छोड़ कहती है, मैं भी अब मूव ऑन करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर थक चुकी हूँ। मुझे अब कोई चाहिए जो मुझसे प्यार करे, मेरा साथ दे। तो मैं आज के बाद तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी और तुम भी अब। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी आदित्य उसके आधे शब्द को रोक कहता है, निया तुम आज़ाद हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा है तुम जब चाहो मेरे लाइफ से जा सकती हो। और बात रही बैक सपोर्ट का तो वो मेरा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कह खड़ा हो वो जाने को था तभी निया भी खड़ी हो उसके हाथ को पकड़ लेती है। तो आदित्य मुड़ उसे देखता है तभी निया उसके गले से लग जाती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगता है। निया के दर्द को आदित्य को फील नहीं हो पा रहा था पर वो उसे और दर्द न दे इसलिए खड़े रहता है। तभी निया दूर हो उसके होंठ पर लाइट किस करते हुए कहती है, ये आखिरी किस लेना चाहती थी। होप सो तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। आदित्य निया की तरफ देखता और इस बात को इग्नोर करते हुए कहता है, जो भी काम हो मेरी सेक्रेटरी को बता देना, वो करवा देगी। अपने बात को कह वो जाने लगता है तभी निया अपने मन में कहती है, काश आदित्य तुम बदल जाओ और खुद को समझो। आखिर तुम चाहते क्या हो? इस बार अगर तुम अपने फीलिंग्स को बाहर नहीं आने दिए तो ये आदित्य कभी नहीं बदलेगा। वैसे मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे पास कई निया है, इसलिए मेरे ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने बात को कहने के बाद वो अपने आप को शांत करने के लिए टीवी ऑन कर देती है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य निया के बातों को सोचते हुए कार ड्राइव करते हुए अपने मेंशन पहुंच जाता है। और आज का रात धीरे धीरे पार होने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था, सभी अपने कामों में लग जाते हैं। वही एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था। तो जैसे ही दोपहर होता है सभी एग्जाम के लिए कॉलेज पहुंच जाते हैं। एग्जाम हॉल में जाने से पहले मोक्ष, रचना, जय, माही चारों साथ खड़े थे। तभी रचना सवाल करती है, माही तेरे भैया का आज एंगेजमेंट है ना? इस सवाल को सुन जय उदासी से अपने सिर को झुका लेता है। वही मोक्ष अपने ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी रचना की बातों को सुन गुस्से में माही कहती है, हाँ पर मुझे अवनी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुन रचना सवाल करती है, क्यों? इस सवाल को सुन माही कहती है, मैं अपने भाई को अच्छे से नहीं जानती क्योंकि वो मेरे साथ कभी जल्दी रहे नहीं है, पर भैया को वो पसंद नहीं है। ये समझ आता है मुझे और वो भैया के पीछे ही पड़ी रहती है। ये सुन जय कहता है, माही तुम्हारे भैया हाँ किए हैं, मतलब दोनों चाहते हैं। वैसे भी तुम अपने भैया। इतना कह वो रुक जाता है क्योंकि वो आदित्य का असलियत नहीं कह सकता था क्योंकि माही उसकी ही बहन थी, इसलिए वो अपने बात को अधूरा कह रुक जाता है। उसे रुकता देख माही कहती है, अपने बात को पूरा करो। ये सुन जय कहता है, कुछ नहीं, बस दोनों एग्री हुए हैं तभी एंगेजमेंट हो रहा है, नहीं तो तुम्हारे भैया को कौन फोर्स कर सकता है। अपने बात को कहने के बाद माही का कुछ न आगे सुन वो एग्जाम हॉल की तरफ जाने लगता है। तभी माही सवाल करती है, जय को क्या हुआ है? वही मोक्ष भी बिना कुछ कहे जाने लगता है। तभी रचना कहती है, वैसे जय को ही नहीं मोक्ष को भी जरूर कुछ हुआ है। इतना कहने के बाद दोनों के बारे में बातें करते हुए दोनों भी एग्जाम हॉल चली जाती है। धीरे धीरे एग्जाम खत्म होने लगता है। करीबन 3 घंटे के पेपर के बाद सभी स्टूडेंट बाहर आ जाते हैं। माही, मोक्ष, जय, रचना चारों एक जगह मिलते हैं। तभी मोक्ष कहता है, एग्जाम खत्म होने की खुशी में हम कहीं चले, वैसे भी इन दिनों बहुत टेंशन रहा है। मोक्ष की बातों को सुन माही, रचना एग्री करते हैं। वही जय सवाल करता है, कहाँ चलना है? इस सवाल को सुन मोक्ष कहता है, जहां तुम सब जाना चाहो। ये सुन जय मासूमियत से भरे आवाज में कहता है, हम सब अब 18 के हो गए हैं, तो मैं भी ड्रिंक ट्राई करना चाहता हूँ। ये सुन तीनों हैरानी से जय को देखते हैं। वही जय को बस यही याद था, जब मोक्ष उदास परेशान था तो वो शराब लेकर आया था अपने लिए ताकि सब कुछ भूल सके, तो आज जय भी ट्राई करना चाहता था। तीनों की घूरती नजरों को खुद पर पड़ता देख जय हिचकिचाहट से भरी आवाज में सवाल करता है, तुम तीनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ये सुन रचना कहती है, हम बस सोबर थे। वैसे ड्रिंक करने का आइडिया बुरा तो नहीं है, पर हम में से कोई नशे में घर नहीं जा सकता है।
तभी माही कहती है, हाँ और वार्डन को शक हुआ तो हॉस्टल में बवाल हो जाएगा। ये सुन मोक्ष कहता है, एक काम करते हैं, हम बार में ही रूम बुक कर लेते हैं और अपने अपने फैमिली से एक दूसरे के घर रुक रहे हैं ये झूठ कह देते हैं। इस सब कामों में मोक्ष बहुत आगे था। मोक्ष का आइडिया सुन सभी रेडी हो जाते हैं और सभी मोक्ष के फार्म हाउस रुकने का, और माही बस अपने भाई को रचना के घर रुकने का मैसेज कर दी थी, क्योंकि लड़का के घर रुकेगी ये सुन आदित्य उसे कभी परमिशन नहीं देता। जब माही का मैसेज आदित्य को आया तो आदित्य अधिक ना सोच ओके का मैसेज भेज दिया। वही मोक्ष सनाया को कॉल कर कह दिया कि वो जय के साथ रुक रहा है। तो सनाया भी अनुराग से पूछने के बाद उसे रुकने के लिए कह दी। वही रचना की मॉम से जय बात कर लिया, फिर अपनी भाई को वो बता दिया कॉल कर कि वो आज मोक्ष के साथ रुक रहा है। सबका प्लानिंग पूरा होने के बाद कैब बुक किए, उसमें रचना, माही बैठ जो नया और बहुत बड़ा बार खुला था वहां के लिए निकल गए। वही मोक्ष के साथ जय बाइक में बैठ गया, वो नए बार की तरफ बढ़ गया। कुछ वक्त के बाद सभी नए बार पहुंच जाते हैं। उस बार में बाहर लिखा था कपल फ्री एंट्री, तो चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर मोक्ष रचना को अपना पार्टनर बना लेती है और माही जय को, फिर चारों कपल बताकर बार के अंदर फ्री एंट्री लेते हैं। फिर बार के अंदर आने के बाद चारों साथ बैठ जाते हैं। तभी मोक्ष वेटर को बुलाता है और सभी के बदले वही ऑर्डर देने लगता है, क्योंकि ड्रिंक का नॉलेज इस ग्रुप में अभी सिर्फ मोक्ष के पास ही था। ड्रिंक का ऑर्डर देने के बाद वो खाने का ऑर्डर देने से पहले सभी की तरफ देखता है, तो मेन्यू में देख माही अपना ऑर्डर दे देती है, पर रचना और जय अमाउंट ही देखते रह जाते हैं। तभी मोक्ष, जिसे दोनों का पसंद अच्छे से पता था, वही अपने ऑर्डर के साथ दोनों का भी ऑर्डर दे देता है। तो फिर वेटर चला जाता है। वही दूसरी तरफ आदित्य विक्रांत के साथ इसी बार में पर वीआईपी साइड से आया था। दोनों के आते ही मैनेजर दोनों के पास जागृत करता है और दोनों को अपने साथ वीआईपी रूम के पास ले जाता है, जहां पहले से ही एक आदमी बैठा था जिसके आजू बाजू एक एक लड़कियां बैठी थी। जैसे ही बार का दरवाजा खुलता है तो वो आदमी विक्रांत और आदित्य को देख खड़ा हो जाता है, वही वो दोनों लड़कियां भी। वही दोनों साथ उस आदमी के अपोजिट साइड खड़े हो जाते। फिर हैंडशेक के लिए वो आदमी हाथ बढ़ाता है, पर विक्रांत बैठ जाता है, वही आदित्य भी। दोनों के एटीट्यूड को देख वो आदमी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, फिर वो भी बैठ जाता है। तभी वो आदमी लड़की की तरफ देखता है तो दोनों लड़कियां विक्रांत और आदित्य के पास जाती है। तभी विक्रांत अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मिस्टर खुराना, तुम्हें अगर ये लगता है इन लड़कियों से मैं विक्रांत चौहान ये डील साइन कर देगा तो ये तुम्हारा गलतफहमी है। ये सुन मिस्टर खुराना कहता है, मिस्टर चौहान, ये तो बस एक छोटा सा तोहफा है मेरे तरफ से, दोनों लड़कियां वजन है। मिस्टर खुराना ये कह रहे थे, वही वो दोनों लड़कियां एक विक्रांत के बगल में बैठी थी, दूसरी आदित्य। जब विक्रांत के साइड बैठी लड़की विक्रांत को छूने वाली थी, तभी विक्रांत उस लड़की के हाथ को कस के पकड़ उसके हाथ को दबा अपने कठोर नज़र से उस लड़की को देखता है तो लड़की डर जाती है। वही आदित्य उस लड़की को जो करना था करने दे रहा था, पर लड़की विक्रांत के खौफनाक चेहरे को देख रुक जाती है और अपने घबराए नज़र से आदित्य को देखती है। तो आदित्य कहता है, डोंट स्टॉप। आदित्य के ऑर्डर को सुन लड़की वापस कंटिन्यू करने लगती है। वही विक्रांत उस लड़की को दूर धकेल देता है तो वो जमीन पर जा गिरती है। तभी विक्रांत अपने कोल्ड आवाज में मिस्टर खुराना की तरफ देख कठोरता से कहता है, चीट ट्रिक का इस्तेमाल दोबारा मेरे पास मत करना। ये सुन और विक्रांत के गुस्से को देख आदमी के माथे से पसीना आने लगता है। वही आदित्य लड़की के बालों को अपने मुट्ठी में भर उसके किस और लिक को एंजॉय करते हुए कहता है, विक्रांत, मिस्टर खुराना का डील इतना भी बकवास नहीं होता है। प्रेजेंट पसंद नहीं आया हो तो क्या हुआ, एक बार डील चेक कर लो। ये सुन मिस्टर खुराना को थोड़ा सुकून मिलता है। वही वो लड़की अब भी जमीन पर पड़ी हुई थी। तभी आदित्य उसे देख कहता है, इधर आओ। तो लड़की डरते हुए खड़ी हो आदित्य के पास जाती है, तो आदित्य उसे अपने बगल में बैठने का इशारा करता है तो वो बैठ जाती है। वही विक्रांत डील को देख रहा होता है तो आदित्य की तरफ बढ़ाता है। वही मिस्टर खुराना इस बात से हैरान था कि विक्रांत का इंटरेस्ट इन लड़कियों से खत्म होता देखकर। वही दूसरी ओर चारों ड्रिंक करना शुरू करते हैं। वही मोक्ष शराब के घुट को ऐसे ले रहा था जैसे वो कड़वा शराब नहीं, टेस्टी चॉकलेट शेक हो। वही जय ये वो गत्ता नहीं जा रहा था, पर आदित्य का एंगेजमेंट याद आते ही वो भी गत्तना शुरू कर देता है। वही माही और रचना आज के दिन को एंजॉय कर सके इसलिए किसी तरह ड्रिंक को गत्कती तो है, पर उन दोनों का मुंह सरासा बन जाता है। पर फिर भी दोनों पिए जा रही थी। वही ड्रिंक करने के बाद जय अपने सिर को उदासी से झुका लेता है। धीरे धीरे चारों टल्ली हो जाते हैं। वही दूर से कुछ लड़के उन चारों की तरफ देख रहे थे। तभी एक लड़का अपना चीन पर हाथ रगड़ते हुए कहता है, क्या माल है, दोनों इतनी खूबसूरत है कि दोनों के साथ मजा लेने का मन कर रहा है। तभी उसका एक दोस्त कहता है, यार तू एक के साथ ले, मैं दूसरी के साथ लेता हूँ।
तभी उसका तीसरा दोस्त कहता है, भाई उन दोनों के साथ उनका बंदा भी है तो सोच समझ कर नजर डाल। तीनों ये सारी बातें कर रहे थे तभी माही खड़ी हो अपने नशे से भरी आवाज में कहती है, मैं आती हूँ वॉशरूम से। ओके। माही के इस बात को सुन रचना भी खड़ी हो जाती है और नशे से भरी आवाज में कहती है, मैं भी साथ चलती हूँ। तो माही हंसते हुए कहती है, मैं बच्ची थोड़ी हूँ जो अकेले नहीं जा सकती हूँ, तू बैठ मैं आती हूँ। इतना कह वो नशे में झूमते हुए जा रही थी। तभी एक लड़का कहता है, यार एक तो हमारे हाथ आचा ही जाएगी। इतना कह वो तीनों जाने लगते हैं। दूसरी ओर आदित्य लड़की के साथ ग्लास मिरर के पास आ जाता है जहां से नीचे का सब कुछ साफ नजर आ रहा था। वही विक्रांत डील से रिलेटेड उस आदमी के साथ कुछ बातें कर रहा होता है। वही आदित्य उस लड़की को पीछे मोड़ ग्लास वॉल से टिका, ड्रेस को ऊपर कर हाफ कपड़े नीचे कर उसके पैर को स्प्रेड कर देता है और उसका कमर पर हाथ रख देता है। फिर आदित्य उसके साथ इंटीमेट होने वाला होता है, पर तभी उसे निया की बातें याद आने लगती है और उसे वो सुकून सच में नहीं मिल रहा था जो सुकून जय के सामने होने से ही मिला था। उस सुकून को याद करते हुए जय का चेहरा उसके नजरों के सामने घूमने लगता है तो वो लड़की से दूर हो अपने जेब को लॉक करते हुए इरिटेशन से भरी आवाज में कहने को था, गेट आउट, पर उसकी नजर नीचे जाती है और वो जय, मोक्ष, रचना तीनों को बार में ड्रिंक करते हुए देखता है। तो उस लड़की से दूर हो मुड़ बाहर की तरफ जाने लगता है तो विक्रांत हैरान हो जाता है। तभी वो कहता है, बस अब जो भी काम हो मेरे असिस्टेंट से कांटेक्ट कर लेना। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो ग्लास वॉल के पास जाने लगता है तो लड़की विक्रांत को आता देख डर कर वहां से जाने लगती है, पर विक्रांत उसके रिएक्शन पर जरा सा भी ध्यान न दे वो जा देखता है। सबसे पहला नजर मोक्ष पर जाता है, फिर रचना को देख वो हैरान हो जाता है। तभी उसका नजर जय पर जाता है जो वही लड़की की याद दिला रहा था जो लड़की के रूप में थी।